अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ईद मुबारक, आज ईद है तो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। और आज जो मैं नॉवल पढ़ने जा रही हूँ ये एक ईद स्पेशल नॉवल है, बट मुझे नहीं पता ये कौन सी ईद है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ा नहीं हुआ। तो शॉर्ट सा नॉवल है और जो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप शाह और जहरा वाला नॉवल पढ़ें, वो बस मेरा थोड़ा सा रह गया, तो मैं इसको जल्दी ही इसको मैं पोस्ट कर दूँगी। आई थिंक ईद के दूसरे या तीसरे दिन मैं पोस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आप फिक्र मत करिएगा। और चलें आज इस नॉवल को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है मुनीर और मिधत। और ये मैं बहुत मुश्किलों से जो है ना, बहुत मुश्किलों से रिकॉर्ड करी हूँ क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि ईद का दिन ज़ाहिर सी बात है। और मैं बस जल्दी से अभी ये शाम है, ठीक है, ईद वाले दिन शाम है। अभी मैं फटाफट मैं रूम में आई हूँ, मैं पंखे बंद किए हैं, दरवाज़ा लॉक किया ताकि कोई मेरा छोटा कज़न इधर ना आ जाए और सब कुछ ताकि बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल भी ना आए और मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुनीर और मिधत ये स्पेशल नावल है और इसकी राइटर है वो है हमारे पास सईदा जवेरिया शबीर, ठीक है। और ये शॉर्ट नावल है। अरे भाई अफ्तार का वक्त हो रहा है, कहाँ हैं सबके सब? ताजी ने कलाई पर मैं बंधी कदीम घड़ी की जानिब देखकर फिक्रमंदी से हाँक लगाई। बस अबाजी सब तैयार हैं, सगरा जल्दी जल्दी लाकर रखो। मायरा मुदस्सिर की बीवी ने बौखलाते हुए बैक वक्त दाजी और मुलाजमा से कहा, सलाम दाजी। सबसे बड़े मुनीर अहमद ने डाइनिंग हॉल में कदम रख कर आवाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम सलाम। मुईज़ और रेहान किधर हैं? दाजी वो आ ही रहे हैं, नमाज असर अदा कर रहे थे। हद होती है लापरवाही की, असर का कज़ा वक्त शुरू हो रहा है और अब अदा कर रहा है। कौन से इतने अहम काम थे इसके जिसे निपटाते इसे नमाज का ख्याल नहीं रहा? दादी शुरू से ही नमाज के पाबंद थे और सब घरवालों को नमाज पढ़ने की ताकीद करना इनका अहम फरीज़ा था। बेटे और बहू तो खासे फरमाबरदार साबित हुए थे, लेकिन इनकी औलादें इतनी ही नमाज की चोर थी। सलाम दाजी। वालेकुम सलाम। वहीं खड़े रहो दोनों। दादी के गज़बनाकी से कहने पर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्यों दादी, हमसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी सज़ा में आपने हमें डाइनिंग टेबल से दूर रखा? रेहान ने मुख्तलिफ इकसाम की एशिया खुर्दनोश टेबल पर रखी देखकर नदीदेपन से कहा, मुंह बंद करो रेहान, देख नहीं रहे दादी कितने गुस्से में हैं? मुइज़ जिसका मिजाज सुलह पसंद था, 3 साल बड़ा होने का रोब जमाता इसे तनबीहा करने लगा। कोई नई बात बताओ जानी, दादी कब गुस्से में नहीं होते? रेहान ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। तुम दोनों अपनी चोंचे बाद में लड़ाना, पहले जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। दादी ने दोनों को खुसर पुसर करते देखा तो घरकने लगे। जी दादी, हम हमतन गोश हैं, फरमाइए। रेहान ने चेहरा तिरछा करके मुइज़ को आंख मारते हुए भरपूर संजीदगी से कहा, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था जो तुमने नमाज असर अदा करने में कोताही की? दोनों ने घूर कर मुनीर अहमद को देखा जो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। गधो, इसे क्या देख रहे हो? मुझे देखकर जवाब दो। दादी रोज़ ही वक्त पर अदा करते हैं, आज रोज़ा लग रहा था इसीलिए खासी ताख़ीर हुई पढ़ने में। रेहान के बजाय जवाब मुइज़ की जानिब से आया था, नरम लहजा जिसमें एहतराम का अंसर नुमाया था। चलो बैठ जाओ, आइंदा ख्याल रखना, दादी ने कहा तो वो दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर जा बैठे। यके बाद दीगरे अफराद भी अपनी अपनी कुर्सी पर बिराजमान हुए। हॉर्न की आवाज़ पर इफ्तार की गई, फिर नमाज मगरिब के लिए मस्जिद का रुख किया। यूँ 20वीं बखैरियत अपने अख्ताम को पहुँचा। हम लड़कियों को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए रोज़ाना। कसम से यार, बर्तन धोना भी किसी बॉर्डर पर हमला करने से कम नहीं है। इस वक्त हाथ पांव ऐसे ढीले हो रहे होते हैं जैसे न जाने कितने हल जूत कर थक गए हों। प्लीज़ शोर को इग्नोर करिएगा। राबिया के बर्तन की उटक पुटक के साथ आहो बका भी अरूज पर थी। उफ, एक दिन के बाद की बारी है तुम्हारी, इसमें भी तुम रोना डालती हो। अरूज ने इसकी आहो बका पर घूर कर कहा, यार भाई मुझसे नहीं होते, आज भी तुम धो दो, मैं चाय बना देती हूँ। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे अभी चक्कर आ जाएगा। वो नल बंद करके सर थाम कर स्टूल पर जा बैठी। ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन अगले 2 दिन तुम ये बर्तन धोगी। अरूज ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। हाँ ठीक है, अभी तो धो दो। अरूज बर्तन धोने खड़ी हुई तो राबिया मुतमईन सी दबे कदमों से किचन से निकल गई। राबिया दादी के बड़े बेटे मुदस्सिर अहमद की दूसरे नंबर की बेटी थी। मुनीर अहमद पहला बेटा और घर का बड़ा बेटा, खासा संजीदा मिजाज शख्सियत का हामिल था। यही हीरो होगा क्योंकि संजीदा वही होता है। दादी के दूसरे बेटे मोहित अहमद, जिनके 2 बेटे रेहान और मुईज़ थे। तीसरे नंबर पर आती हैं इनकी बेटी जो कि दादो में अपने 3 बच्चों समेत ससुराल में रहती थी। सब में छोटे बेटे मुनव्वर अहमद की एक साहिबजादी अरूज थी जो कि अमन पसंद और सीधी सादी वाक़ हुई थी।
رابعہ اس سے کئی سال بڑی تھی، لیکن دونوں کی دوستی نے اس فرق کو ختم کر دیا تھا۔ یہ نوک جھوک تو آئے دن کی بات تھی۔ عروج چائے کی ٹرالی لیے لاؤنج میں آئی، جہاں سب افراد بیٹھے رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کے ساتھ ساتھ بچی ہوئی افطاری سے انصاف کرنے لگے۔ منیر کل تم اسٹیشن چلے جانا، سمیرہ آ رہی ہے۔ داجی نے چائے کا سپ لیتے منیر سے کہا، جس کے چہرے کا رنگ یک لک تبدیل ہوا، جبکہ ریحان، معیز اور رابعہ کے چہرے پر منی خیز مسکراہٹ در آئی، جو منیر کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ یاہو، پھپھو آ رہی ہیں، اور کون کون آ رہا ہے؟ عروج کی بے صبری پر داجی مسکرائے۔ سبھی آ رہے ہیں، شاہد اور سمیرہ کا آنے کا مقصد دوسرا بھی ہے۔ انہوں نے منیر اور مدثر کو بیک وقت مخاطب کر کے کہا، جی ابا جی، سمیرہ سے میری کل ہی بات ہوئی ہی، اس نے آنے کا مقصد واضح کیا ہے۔ اچھی بات ہے، تم باپ ہو منیر کے، اور ویسے بھی جتنی جلدی ہو اس نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ داجی کی بات پر مدثر نے ان کی تائید کی۔ ہاں بھائی برخودار، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ داجی کے براہ راست پوچھنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ اگر میں اعتراض کروں تو کیا گارنٹی ہے کہ میرا اعتراض کو خاطر میں لایا جائے گا؟ وہ کبھی اتنا گستاخ نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے وہ بھول گیا کہ یہ بات داجی کے لیے کتنی حساس ثابت ہو سکتی ہے۔ منیر، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم داجی سے؟ مدثر کو بیٹے کے لہجے ناگوار گزرا۔ ماحول کی سنگینی کو محسوس کر کے ینگ پارٹی بنا آہٹ کیے وہاں سے کھسکنے لگی۔ ظاہری بات تھی، پتلی گردن تو ان میں سے کسی کی ہی ہونی تھی جسے دبانے میں لمحہ نہ لگنا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں بابا جان، لیکن میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے تو رہ کر افسوس ہو رہا ہے۔ ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود سطحی نظریہ کو اپنائے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ ہاں، اب تم ہمیں بتاؤ گے، تم ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، اپنے پاس رکھو یہ فلسفہ اور ناپسندیدگی کی وجہ بتاؤ۔ مدثر کا لہجہ کسی بھی نرمی سے آری تھا۔ وہ انتہائی اکھڑ اور بد اخلاق لڑکی ہے، میرے اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے بابا۔ منیر کے احتجاج پر داجی نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر ایک دم سے مسکرا دیے۔ موہد اور منور نے بھی ہنستے ہوئے سر جھٹکا، جبکہ منیر نے خفگی سے ان سب کو دیکھا اور اٹھ کر چل پڑا۔ میں تو اسے سمجھدار اور پروقار سمجھتا تھا، کیا بھوندی دلیل دی ہے اس نے۔ داجی کے ہنسنے پر مدثر کا چہرہ مطمئن نظر آنے لگا، ورنہ بیٹے کی بدتمیزی پر وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ داجی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ تو مضبوط اعصاب کے مالک تھے کہ دل کے مرض کے باوجود وہ رمضان کے روزے رکھ رہے تھے۔ بارہا مدثر نے انہیں سمجھایا بھی تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی سفر اور مرض کے بغیر پھر مدت الامراض کی تلافی کے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ بے شک ابا جی، لیکن آپ دل کے مریض ہیں، آپ کو دوائیں بھی کھانی ہوتی ہیں۔ مدثر نے دوسرا مدعا ان کے سامنے رکھا، جس پر وہ سر جھٹک گئے۔ ارے چھوڑو میاں، زندگی اور موت دینے والا رب ہے، یہ دوائیں تو محض اسباب کے سوا کچھ نہیں۔ جتنی زندگی بچی ہے اللہ کے لیے وقف کر دو، کیا بتا کب حیات کا سورج ڈوب جائے اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ مدثر احمد نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جانتا تھا کہ باپ کے دلائل کے آگے اس کی بات بے معنی ہے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ سگریٹ کی کش لے کر دھواں ہوا میں تحلیل کر رہا تھا۔ نزدیک رکھا مخصوص چائے کا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ایسا تبھی ہی ہوتا تھا جب وہ کسی گہری سوچ میں پریشانی میں مبتلا ہو۔ اندر آ کر اجازت لینے کا کیا مقصد بھلا؟ منیر نے اس کے کمرے کی چوکھٹ سے 10 قدم اندر کھڑے ہونے پر چوٹ کی۔ اپنا سٹائل ہے منیر جانی، ریحان نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ ویسے یار مدحت باجی اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا تمہارا ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ ریحان کی بات پر منیر نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او، تو تم یہاں اپنی باجی کی حمایت کے لیے آئے ہو؟ گڈ، کہہ سکتے ہو، لیکن میں یہاں آپ کے لیے بھی آیا ہوں۔ تمہاری بات سے لگ تو نہیں رہا۔ خیر کہو، کیا کہنے آئے ہو؟ آپ نہیں جانا چاہتے اسٹیشن تو میں چلا جاتا ہوں۔ منیر ایشٹرے میں سگریٹ مسل کر سیدھا ہوا اور اس کی بات پر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نہیں جا رہا؟ گھنی آئیبرو تلے سیاہ آنکھیں کسی احساس سے چمکی۔ لو، تو آپ نے ہی تو براملہ ان کی آمد پر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ تصحیح کر لو ریحان، حمدان، احمد، ان کی آمد پر نہیں، صرف اس رشتے پر۔ منیر نے چائے کے مگ کو ہاتھ لگا کر اس کا درجہ حرارت محسوس کیا جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو کیا آپ جاؤ گے؟ ریحان کے چہرے کی چمک مانند پڑ گئی۔ ہاں، ظاہری بات ہے، مدحت سے کتنے ہی اختلافات صحیح، پھپھو سے تو پیار ہے نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے والی گرم جوشی مقصود تھی اب کے، لیکن تم بھی چل سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، اپنے جانے کا مقصد بتاؤ۔
اس کے بعد ہی تم جا سکتے ہو، منیر نے ٹچ موبائل کا اسکرین لاک کھولتے ہوئے کہا۔ پھوپھو کی وجہ سے، ریحان نے ارد گرد دیکھتے کہا۔ نہیں جانا چاہتے تو مرضی ہے تمہاری، منیر نے آئی برو اچکا کر کہا تو ریحان نے گھور کر سے دیکھا۔ آپ پاپا کو تو نہیں بتائیں گے نا؟ دیکھیں میں اپنا راز بتا رہا ہوں آپ کو، بے فکر رہو، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ منیر کی بات پر وہ مطمئن سا اسے بتانے لگا۔ کیا پتہ اپنی پھوپھو کی دوسری بیٹی کے لیے جا رہا ہوں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو گھر کے مکین بھی نیند سے بیدار ہوئے۔ چونکہ رات کے 2:30 حصے میں وہ لوگ ٹرین میں بیٹھے تھے تو صبح 11 بجے تک اسٹیشن پر ٹرین کو آنا تھا۔ پھوپھو کی آمد کی خوشی میں سب ہی جلدی اٹھ کر گھر کے کام نپٹانے لگے۔ بھائی ایسا لگ رہا ہے آدھا شہر یہاں آ گیا ہو، رش دیکھیں ذرا۔ ریحان نے آتے جاتے سامان سے لدے پھندے مسافروں کو دیکھا جنہیں اپنے پیاروں سے ملنے کا تجسس اور خوشی جلد بازی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھائی وہ رہی پھوپھو۔ ریحان کی نظر پڑی تو اشتیاق کے مارے چیخ اٹھا۔ دھیرے بولو لڑکے، بغل میں ہی کھڑا ہوں۔ وہ ریحان کو کہنے کے ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھا کر ان کے ڈبے کی جانب پہنچا جہاں سے وہ اپنا سفری بیگ اتار کر زمین پر رکھ رہے تھے۔ واہ آپی، یہ منیر بھیا ہیں، کتنے اسٹائلش اور ہینڈسم۔ نجمہ کے مائل نجمہ یہ لگتا ہے اس کے دوسرے کے آنے کی وجہ، نجمہ کے مائل ہونے والے انداز پر مدحت نے گردن گھما کر دیکھا۔ آنکھوں پر براؤن شیڈز لگائے، چال میں شان بے نیازی، نفاست سے سیٹ کیے بال، تھوڑی کے اطراف میں ہلکی ہلکی گنی داڑھی اس کی شخصیت میں چار چاند لگا گئی۔ منیر کا ہر اٹھتا قدم مدحت کو اپنے دل پر محسوس ہوا۔ وہ اس کی مردانہ وجاہت میں کھو گئی۔ ارے مدحت باجی کہاں کھو گئی؟ ریحان سب سے مل کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں یہی ہوں۔ واہ بھائی، لڑکے ترقی شرقی کر لی۔ مدحت کی باریک آواز پر منیر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید رنگت جو سورج کی ٹمٹماہٹ سے سرخ ہوئے جا رہی تھی، کمر تک لہراتے بالوں میں اٹکا گلاسز، وہ سادہ تھی لیکن تیکھے نقوش اس کی خوبصورتی کو نمایاں کیے ہوئے دے رہے تھے۔ سر پر دوپٹہ جو پھسل جاتا اسے بار بار ٹھیک کرتی ہوئی وہ خاصی الجھی ہوئی نظر آئی۔ حد ہوتی ہے، پبلک پلیس پر اتنی بے احتیاطی۔ منیر کی سوچوں میں ناگواری در آئی۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ لوگ پراڈو میں بیٹھ کر گھر کی طرف رخصتے سفر ہوئے۔ تو اتنی خالص اردو لکھی ہوتی ہے، کچھ اگر میں غلط پڑھ لیا کروں اس کے لیے سوری پہلے سے ہی۔ ماہرہ بھابھی بھی ہماری طرف تو ساری تیاریاں مکمل ہیں، رہی بات جہیز کی تو اتنا ہی میں کیش بچوں کے ہاتھ پہ رکھ دوں گی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ سمیرہ نے گویا اپنی طرف سے پوری کی پوری تسلی تھمائی تھی۔ سمیرہ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، اتنا سب کچھ تم تاریخ میں دے چکی ہو، اب یہ کیش کی بات کچھ درست نہیں ہے۔ ماہرہ بیگم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خفگی سے کہا۔ کوئی غیر تھوڑی ہے، منیر اپنا بچہ ہے، گھر کی چیزیں تو مکینوں کے لیے ہی ہوتی ہیں نا۔ ابا جی 25ویں روزے کی کوئی نکاح کی تقریب منعقد کر لیتے ہیں۔ قریب ہی بیٹھے مدثر احمد نے بھی اہم مدعا اٹھایا۔ بھائی تم لوگ دیکھ لو، اگر 2 دن بھی میں سارے انتظامات مکمل کر سکو تو رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی نے اپنے تینوں بیٹوں اور داماد کو دیکھ کر کہا۔ تو پھر 25واں روزہ صحیح ہے، اتفاق سے جمعے کا دن بھی ہے۔ چلو یہ تو اور اچھی بات ہے، بسم اللہ کرو پھر۔ بھائی آپ کو پتہ ہے 2 دن بعد آپ کی آزادی قید میں بدل جائے گی، تا حیات قید۔ ریحان کا انداز اتنا پر اسرار تھا کہ منیر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ضروری نہیں کہ تم انسانوں کی طرح بات کر لو؟ نہیں ایسا ضروری تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے پھر بھی کر لیتا ہوں۔ ریحان نے ہنسی دبائی تو منیر نے مکہ اس کی کمر پر مارا۔ اف بھائی، ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا؟ کمر کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی۔ بکو مت اور بتاؤ جو بتانے آئے ہو۔ منیر نے اثر لیے بنا کہا۔ اس جمعے کو آپ کا نکاح ہے۔ منیر کا وجود ساکت ہوا تھا، یعنی اسے بتانا تو درکنار، پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کیا ہوا بھائی، آپ اسٹیچو کیوں ہو گئے؟ منیر کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور پیشانی پر لاتعداد بلوں میں اضافہ ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ریحان کی بات کا جواب دیے بغیر لان عبور کر کے وہ گیسٹ روم کی جانب آیا جہاں مدحت اور نجمہ قیام پذیر تھی، جبکہ سمیرہ اور شاہدہ الگ روم میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو واحد مدحت کو روم میں پایا، جو خواتین ڈائجسٹ کا مطالعہ کرنے میں اتنی غرق تھی کہ اسے دستک کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نجمہ کی غیر موجودگی پر وہ شکر کرتا ہوا چوکھٹ پر ہی ٹھہر گیا کہ جب تک اجازت نہ ہوتی وہ اندر نہیں جا سکتا تھا، کہ یہ مینرز کے خلاف تھا۔ ایکسکیوز می مس مدحت، اس نے اپنے آنے کا پتہ دیا۔
वो चौंक कर सीधी हुई। दरवाजे पर इसे ऐसे पता नहीं आया, इसे इस तरह वो देखकर साइड में पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाया। खुले बालों को कैचर में जकड़ कर वो बेड से उठी। मुनीर चौखट से हटकर 90 तुले कदम उठाता हुआ 3 सीटर सोफे की तरफ आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो इजाज़त तलब निगाहों से देखने लगा। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मिदत तो इसकी मौजूदगी ठटका गई थी, लेकिन वो फिर भी इसकी बात की मुंतज़िर रही। देखें, मैं बात को गोल मोल घुमा कर करने का कायल नहीं हूँ, इसलिए सीधी बात कहूँगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, जिसका जिक्र मैंने दादी के सामने भी किया था, लेकिन अफसोस वो मेरी बात को मजाक का रंग दे गए। यकीनन आपकी भी कई उम्मीदें ख्वाब होंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़कर ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? वो बताना पसंद करेंगे। मिदत का लहजा स्पॉट था, जिसका अंदाज़ा मुनीर को भी वाज़े महसूस हुआ था। आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। मुझे यकीन है दादी आपकी बात को रद्द नहीं करेंगे। तो आपको लगता है मुनीर अहमद, मैंने इनकार नहीं किया होगा? ये आपकी सोच है कि मैं इस रिश्ते के ख्वाब सजाए बैठी हूँ। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन क्या? मुनीर ने इसके अधूरे जुमले पर सवालिया नज़रों से देखा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। शादी का ये कड़वा घूंट लाजमी मेरे हिस्से में आएगा। इसके चेहरे पर नागवारी और बेसारियत झलक रही थी। न जाने मुनीर को इसका ये लबो लहजा क्यों गुस्सा दिला गया, जबकि वो खुद भी इससे इनकार ही चाह रहा था। शायद इसे ज़ात की नफ़ी ने तैश दिलाया था। तो किसने कहा है ये करवा घूंट पियो? कर दो इनकार और चली जाओ वापस। मैं कौन सा तुम्हारी राह में पलकें बिछाए बैठा हूँ? वो एकदम इसके रूबरू खड़ा होते हुए दांत पीस कर बोला। मिदत हक्का बक्का इसके बदलते रवैये पर देखती रह गई। आर यू मैड? आपको ज़रा तमीज़ नहीं है कि सिनफ़े नाजुक से किस तरह बात करनी चाहिए? मिदत तो थी ही अक्खड़ मिजाज। इसने मुनीर को दो टोक कहा। तुम मना कर रही हो या नहीं? मुनीर ने मुठियाँ बींचकर अपने आप को कंपोज किया। नहीं। मिदत के बरजस्ता कहने पर मुनीर दरवाजे को ठोकर मारता हुआ लंबे लंबे ढाक भरता गेस्ट रूम से निकल गया। जहनी मरीज, इडियट, इल मैनर्ड। वो गुस्से से पागल होते हुए तरह तरह के इल्तफात के साथ नवाजती अपना गुस्सा कम करने लगी। पूरे घर को बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सबके पास कोई ना कोई काम था सिवाय इसके। वो तो हाथ पाँव झाड़ कर ऐसे बैठा हुआ था जैसे इसकी शादी नहीं बल्कि किसी गैर की शहनाई बजाई जा रही हो। ऑफिस जाता तो इफ्तार के वक्त घर आता और फिर कहीं गायब हो जाता। दादी खामोशी से इसके बेजार रवैये को देख रहे थे। छेड़ना मुनासिब ना समझा कि सुमेरा और शाहिद की मौजूदगी में वो कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे। आज वो ऑफिस जाने के बजाय घर में रुका हुआ था कि खुद इसकी भी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन यहाँ के हंगामा खेज़ और इन लोगों की बाज़ारों के चक्कर देकर खड़क कर रह गया। भाई, मुझे सूट की मैचिंग की सैंडल लेनी है। आज का ही दिन बाकी है, प्लीज़ मॉल ले चलें। मुनीर ने इसे सरता पैर देखा जो चादर ओढ़े जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैं नहीं जा रहा कहीं, किसी और से कहो। मुनीर ने की बेरुखी से कहने पर राबिया ने चौंक कर इसका चेहरा देखा। भाई, ऐसे क्यों कह रहे हैं? वह मुंह बसोड़ती सामने रखे सोफे पर जा बैठी। इतने में माहिरा बेगम और रुखसाना बेगम, मोहित अहमद की बीवी, शॉपिंग बैग से लद्दी फद्दी बड़े से लाउंज में दाखिल हुई। तुम ले आई अपनी सैंडल? माहिरा ने बेटी का उतरा हुआ मुंह देखा तो पूछा। कल से ही वो इनके पीछे पड़ी थी, लेकिन कल घर में कोई मर्द नहीं था तो वो टाल गई थी। मैं तो कह रही हूँ भाई से वो लेकर ही नहीं जा रहे। मुनीर, क्या बात है बेटा? आज तो तुम ऑफिस भी नहीं गए, तबीयत ठीक है ना? वो माँ थी औलाद के रग रग से वाकिफ। आपको मेरा ख्याल है? आखिरकार वो शिकवा कर ही गया था, जबकि ये इसकी शख्सियत का हासा हरगिज़ नहीं था। खामोश तभी और सब्र वाला बच्चा था वो मायरा का। लो भला, माँ कब अपने बच्चों से लापरवाही बरतती है जो तुम यूँ शिकवा कर रहे हो? मायरा ने हल्के पुल्के लहजे में कहा। अम्मी, दादी को मुझसे पूछना तो चाहिए था। इन्होंने तो किसी काबिल ही नहीं समझा, बस अपना फैसला ठोस दिया मुझ पर, जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ। मायरा ने घबरा कर रुखसाना को देखा जो अचंभे से इन्हें ही देख रही थी। ये क्या कह रहे हो मुनीर? तुम हवास में तो हो? भाभी, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब नहीं है, अब कमरे में जाकर बात करें। रुखसाना ने इन्हें बात की नौयत का एहसास दिलाते हुए आगाह किया। हाँ, ठीक कह रही हो मुनीर, चलो तुम रूम में। वो मुनीर को कहकर अपने रूम की जानिब बढ़ गई। राबिया भाई की बेतुजी का जिक्र करके दूसरे फ़र्ज से ना करना। अच्छा, किसी दूसरे फ़र्ज से ना करना। जी चाची, नहीं करूँगी। आप मेरा यह मसला तो हल करवाएं। हाँ आओ, मैं मुइज़ से कहती हूँ, वो ले जाएगा, साथ मुनीर को रहने दो। रुखसाना ने अपने
बड़े बेटे का जिक्र करते हुए हल निकाला। वो इस बात में सर हिलाकर इनके पीछे हुई। तीनों जेठानियों में इस कदर सुलह थी कि सुमेरा भी कभी कभी हैरान रह जाती। शायद दादी के म्यानो रवि जैसा बर्ताव था कि किसी को ये महसूस ही ना हुआ कि कोई दूसरे से बढ़कर है। अक्सर हमारा एक सिमत झुकाव वही झगड़ा और इख्तलाफात को परवान चढ़ाने का जरिया बनता है। रेहान भाई आप फ्री हैं? नजम ने इसके चत लेटे वजूद को देखा जो अभी भी बाहर से आकर लेटा था। रेहान झटके से सीधा हो बैठा। ये भाई किसको कहा है तुमने? रेहान पसंद करता उसको। रेहान ने पेशानी पर बल डालकर भरपूर संजीदगी से कहा, जाहिर है आप यहाँ मौजूद हैं तो आप ही को कहा है ना। नजमा ने इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया इसका मजाक उड़ाया। खबरदार आइंदा मेरे नाम के आगे भाई लगाया, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। रेहान की टांग एक जुमले पर अटक गई थी। हैं तो फिर क्या है? नजमा के होनकपन पर रेहान की रग ज़राफ़त भड़की। सैया। रेहान की आंखों में शरारत नाचने लगी जबकि नजमा की आंखें बाहर को उबल पड़ी। इसको रेहान से ऐसे बेबाक जुमले की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। व्हाट? शौक की कैफियत में मुब्तला वो इसी लिहाज से बोली। मेरा मतलब है होने वाला सैया इंशाअल्लाह। रेहान ने संभल कर कहा तो वो इसे खाइफ नजरों से देखती ये जा वो जा। अरे सुनो यार। वो हाँक लगाता ही रह गया लेकिन नजमा की फुर्ती देखने के लायक थी। रेहान अपनी ही बात पर मसरूर सा बालों में हाथ चलाता इसकी तकलीद में चला आया। फुफो आपको कुछ मंगवाना है? मैं बाहर जा रहा हूँ। वो नजमा को एक नज़र देखकर सुमेरा से गोया हुआ। नजमा सुमेरा की ओट में छुपी चोरी चोरी से देखने लगी। हाँ नजमा को मेहंदी कौन मंगवानी थी बेटा, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो? अरे फुफो कैसे जहमत, आप बस हुक्म करें, बंदा हाजिर है। माशाल्लाह जीते रहो। सुमेरा भतीजे की फरमाबरदारी पर निहाल हो उठी। ये फरमाबरदारी नहीं है, वो अपना ही रास्ता क्लियर कर रहा है। तुम पागल तो नहीं हो मुनीर? कल तुम्हारा निकाह है और आज ये इनकार। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारा ये इनकार बगावत के ज़ुमरे में आएगा? मायरा किसी कदर गुस्से से बोली। अम्मी मेरी ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं। वो खफकी से बोला तो मायरा ने बेटे की उतरी सूरत पर दिल को पिघलता महसूस किया। मुनीर मेरी जान, ज़रूरी नहीं कि जैसा हम बज़ाहिर देख रहे हों हकीकत भी वही हो। बाज़ औक़ात हम समझते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, अगर ऐसी बात होती तो मुझसे पहले वो इनकार करती, लेकिन नहीं। है ना ज़िद्दी, ये उम्र भर का साथ होता है, इसमें ज़िद और जल्दबाजी नहीं चलती। मायरा ने करंट खाकर बेटे को देखा। तुमने मिद्धत से कोई बात की है? हाँ की है, लेकिन वो नहीं मानी। इसका कहना है कि वो भी नाखुश है इस रिश्ते के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, क्या ज़रूरत थी मिद्धत से ये सब कहने की? मायरा का गुस्सा सवानेज़े पर पहुंचा हुआ था बेटे को तुर्रम खान बने देखकर। इसलिए कि इसे पता होना चाहिए जिसके साथ वो निकाह में बनने जा रही है इसके नज़दीक इसकी और इस रिश्ते की ज़रा भी अहमियत व वक़्त नहीं है। मिद्धत जो राबिया को चाय देने आ रही थी दोनों की गुफ्तगू सुनकर साकित रह गई और उल्टे कदम लौट गई। बकवास बंद करो मुनीर, इस मामले में तुम्हारी कत्ते नहीं सुनी जाएगी और तुम मिद्धत से माजरत करोगे इस तख्त रवैये की। मायरा का लहजा पथरीला था। वो इन्हें देख कर रह गया जो इस समय मिद्धत की माँ बनी हुई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुनीर ने सफाचट अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया जबकि मायरा अपना सर थाम कर रह गई। निकाह का दिन भी आन पहुँचा। लॉन में ही मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। लड़कों ने स्टेज को लाल गुलाब और मोतिये के फूल से सजाया हुआ था। मेहमानों की आमद शुरू हुई तो पहले मुनीर को दुपट्टे की छाँव तले स्टेज पर लाया गया। फिर सजी सवरी मिद्धत को स्टेज तक पहुंचाया गया। मुनीर का चेहरा स्पॉट था, किसी किस्म की नरमी के तासुरात से पाक। वो तो मारे बंदे मजबूरन यहाँ खड़ा था, वरना दिल तो चाह रहा था सब कुछ भाड़ में भेजकर खुद राह फरार इख्तियार कर ले। पहलों में खड़ी मिद्धत दिल फरेब खुशबुओं में महकती, वो इसे जहर से कम न लगी। दूसरी तरफ भी हाल कुछ ऐसा ही था। 2 फुट के फासले पर खड़ी, नाक तक आता घूंघट में कर रही थी। मौलवी साहब के आते ही निकाह पढ़ाया गया। मौलवी साहब इसके बाद आप मेरा निकाह पढ़ाने आए सब बोलो आमीन। रेहान के बात पर ज़बरदस्त कहका गूंजा। धीरज रखिए रेहान मियाँ, अभी तो राबिया, अरूज और मोइज़ बाकी हैं। अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन हैं, मौज बनाओ। दादी की बात पर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई जबकि रेहान का मुंह लटक गया। राबिया आप ये घूंघट हटा दो। मायरा बेगम ने पास खड़ी राबिया से कहा, जिसने धीरे से इसकी जालीदार सुर्ख रंग का दुपट्टा हटा दिया। वाह ब्यूटीफुल ब्राइड। अरूज के मुंह से बेसाख्ता निकला था। चांद सा चमकता चेहरा, नफासत से किया गया मेकअप तीखे नकूश को और वाजे कर रहा था। ब्लड रेड रंग का शरारा ज़ेबतन किए वो खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह कहते हैं बेटा,
मायरा बेगम ने धीरे से कहकर इसकी बिंदिया से सजी पेशानी चूमी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, आमीन। वो दुआ देती दूर हटी। मुनीर तो ऐसे खड़ा था जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। इसे इस सब से कोई सरोकार नहीं था। भाई आप ही देख सकते हैं, अब तो पक्का सर्टिफिकेट है आपके पास। रेहान के रग ज़राफ़त एक बार फिर भड़की। मुनीर ने इसे घूरने पर ही इत्तेफाक किया कि अकेले में इसकी दुर्गत बनाने का इरादा किया। मिद्दत ने ज़रा की ज़रा लंबी पलकें उठाकर इसे देखा। वाइट शेरवानी पर गोल्डन कुल्ला पहने वो किसी रियासत का मगरूर शहजादा लगा। कमाल मगरूरियत और बेजारियत के बावजूद वो मिद्दत के दिल में की एक बीट मिस कर गया। ये मैं क्या सोचने लगी, अच्छे कपड़े पहनकर तो लंगूर भी अच्छा लगता है। मत भूलो मिद्दत, ये वही है जिसने तुम्हारी बेवक्ती की है। वो अपने दिल को डपटती हुई बेदार होने वाले एहसासात को झटक गई। खाने के बाद तमाम मेहमान रुखसत हुए तो इसे मुनीर अहमद के वसी और अरीज रूम में बिठा दिया गया। मकीन के ज़ौक़ के हिसाब से कमरा सजा हुआ था। हर चीज़ नफासत से सजी अपनी जगह पर रखी हुई थी। वो पहली दफ़ा इसकी आरामगाह में आई थी और देखकर मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। उफ़, ये क्या, मैं रवायती दुल्हन की तरह इस लंगूर का इंतज़ार कर रही हूँ। यकदम ही इसको अपनी जगह का एहसास हुआ तो उठ खड़ी हुई। तो मुनीर मुदस्सिर अहमद, मैं इतना आसान हदफ नहीं हूँ कि तुम्हारी तल्ख कलामी सुनने के बाद तुम्हारी सेज से जाऊँ। तुम्हें इसका पूरा हिसाब देना होगा। वो शरारा संभालती कॉर्नर पर बने दरवाजे में दाखिल हुई। अंदर अंदाजे के मुताबिक वो ड्रेसिंग रूम ही था। भारी भरकम लिबास तब्दील करके वो आरामदेह सूट में मलबूस एसी ऑन करती हुई बेड की दाएं जानिब पाँव पसार कर बैठ गई। आज सुबह से वो इतनी मसरूफ़ थी कि फेसबुक खोल कर भी नहीं देखी थी। अब मौका मिला तो मोबाइल लेकर न्यूज़ फीड स्क्रॉल करने लगी। अजीब दूल्हा है यार, तू इस वक्त तुझे भाभी के पास होना चाहिए और तू है कि यहाँ बैठकर कश पे कश लगा रहा है। जमाल और वो गाड़ी के बोनट पर बैठे सिगरेट फूंक रहे थे। साए समुंदर की खनक हवा इसके उठते इश्तियार पर फवार का काम करने लगी। वो जमाल की बात को नज़रअंदाज करके हनूज सिगरेट सुलगाता रहा। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जमाल तो जाना चाहता है। जमाल, तू जाना चाहता है तो चला जा, मुझे यहाँ कुछ देर और बैठना है। वो सामने समुंदर में उठती गिरती लहरों को देखकर बोला, जबकि जमाल ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानता था करना तो वैसे भी अपने दिल की है। फिर जब तक वो वहाँ रहा, जमाल भी इसके साथ साथ था। न जाने रात को कौन सा पहर था जब वो घर पहुँचा। सामने दाजी को देखकर जहाँ था वहीं थम गया। दाजी को इतनी रात को जागना ठटका था। दाजी, आप अभी तक सोए नहीं? अपने आप को कंपोज करता हुआ इस्तफसार करने लगा। बरखुरदार, जब औलाद सर पर मिट्टी डलवाने पर तुली हुई हो तो कैसे नींद और सुकून, और कैसा सुकून। दाजी का इशारा किस तरफ था वो बखूबी समझ गया। सो जाएं दाजी, मुझे भी नींद आ रही है। गड़े मुड़ते उखड़ते इससे पहले ही वो वहाँ से वॉकआउट कर गया। दरवाजे का नॉब घुमाया तो गुलाब की भीनी भीनी खुशबू इसके एसाब को कुशादा कर गई। उफ़, ये क्या बचकाना हरकत है। पता भी है इन गधों को मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद। ये हरकत रेहान के बजाय और किसकी हो सकती है? अपने जहाजी साइज बेड पर किसी और को विराजमान देखकर इसका खून खोल उठा। वो वक्त और दिन की नौयत का लिहाज किए बिना तनफन करता बेड तक पहुंचा और कंफर्टर खींचकर कारपेट पर फेंका। वो जो पुरसकून और मीठी नींद सोई हुई थी, इस अचानक अफ्ताब पर बौखला कर उठ बैठी। उठो यहाँ से फ़ौरन, वो चीखा था। मिद्दत ने बौखला कर इसके ख़तरनाक तासुर मुलाहिजा किए। सुना नहीं तुमने? उठो यहाँ से, वो एक लफ्ज़ चबाकर बोलता मिद्दत के औसान खता कर गया। मिद्दत चेहरे पर आए बाल हटाकर बेड से उतरी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं करता, लिहाजा अपने वजूद अपने तक ही रखो। मेरे सर पर सवार होने की गलती नहीं करना, वरना इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो एक लफ्ज़ पर जोर देता इसे तपा गया। अपनी आवाज़ नीचे रखो मुनीर अहमद, चिल्लाना मुझे भी आता है, और रही बात इस बेड की तो तुम समेत इस पर लानत भेजना भी गवारा ना करूँ। वो भी दूबदू होकर बोली, एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। जब एक कुछ देर पहले यहाँ सो रही थी,
मुनीर का लहजा अखानत से भरपूर था। मिधत को इसका अंदाज मजाक उड़ाता हुआ लगा, जिससे इसके गाल सुर्ख हो गए। भाड़ में जाओ मेरी भला से। वो भी अपना बदला चुकाकर कमरे से निकल गई। मुनीर का गुस्सा सवानेज़े पर पहुंचा हुआ था, इसलिए इसके जाने पर इसने इसे रोका नहीं था। सोफे पर बैठकर जूते उतारता वो अपने गुस्से पर काबू पाने लगा। इसे यहाँ महज 3 घंटे ही हुए थे, लेकिन इसकी मखसूस खुशबू इस कमरे में रच बस गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल से रूम स्प्रे उठाकर पर्दे हटा हटाकर गोया इसका सुराख ख़त्म करना चाह रहा था, जो कि नामुमकिन सी बात थी। इन दिनों में वो इसके जहन पर किसी चमगादड़ की तरह चिमट गई थी। ये इसी का नतीजा था जो आज वो इस कदर जहनी टेंशन का शिकार हो रहा था। एसाब ढीले हुए तो दिमाग ने काम किया। इसे कमरे से गए करीबन आधा घंटा हो चुका था। अजानों की आवाज़ों पर इसे वक्त के गुजरने का एहसास हुआ तो पैरों में चप्पल उड़ेसकर कमरे से निकला। अब न जाने कहाँ छुप कर बैठ गई ये नई मुसीबत। वो झंझलाया हुआ था। पूरे घर देखने पर वो इसे कहीं नजर न आई तो बिला इरादा ही नजमा के रूम की जाने बढ़ गया। कमरे से बाहर खड़े वो जाए कि ना जाए कि गर्दान के बीच फंसा। एक फैसला पर पहुंचता हल्की सी दस्तक देने लगा। लो ये देख लो आ गए आप। हाँ परेशान हो रही थी नजमा, जो इसके इस तरह आने पर सवाल और जवाब लेने बैठ गई थी। अब दस्तक पर यकीन लहजे में बोली, जाओ देखो जाकर। नजमा को भेजकर वो कंफर्टर में घुस गई। वो नजमा यहाँ मिधत आई है। बालों में हाथ चलाता वो अपनी खफत मिटाने लगा। बड़ा ही ऑकवर्ड सीन था। कोई बड़ा इसे यहाँ देख लेता तो न जाने क्या तसव्वुर करता। जी आपके ज़ौजा यहीं क़याम पजीर हैं, इसे भेज दो, बोलो मैं लेने आया हूँ। वो इसका आधा सर कंफर्टर से निकलता देख चुका था। लोगों से बोल दो नजमा, मैं इनकी ग़ुलाम नहीं हूँ। भाई इस वक्त आप ही गुस्से में हैं, मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। खफत मिटाने के लिए वो जबरन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। घर में चहल पहल महसूस हुई तो मौके का लिहाज किए वो दिल पर पत्थर रखकर इसके कमरे में चली आई। इसे ना पाकर वो पुरसुकून हुई थी, लेकिन हाय रे किस्मत, वो किसी दीव की तरह ड्रेसिंग रूम से नमदार हुआ। मिधत ने इससे निगाहें उठाकर देखना भी गवारा ना किया और एक तरफ रखे सूटकेस की जानिब बढ़ गई। कल रात क्या तमाशा लगाया था तुमने? इसका मूड हनूज ख़राब था। वो नज़रअंदाज करके काम में लगी रही। मोहतरमा, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। वो इसके करीब बैठकर बाजू जकड़ता बोला। गिरफ्त में सख्ती इसे कराहने पर मजबूर कर गई, लेकिन मुनीर बेहिस इसके चेहरे पर निगाहें गाड़े अपने जवाब का मुंतज़िर था। पहले मैं समझती थी आप बदतमीज़ हैं, लेकिन आप तो इंतहा के बद अखलाक और इल मैनर्ड शख्स हैं। मिधत ने इसके मजबूत गिरफ्त से हाथ छुड़वाने की सही की जो नामुमकिन सी थी। अपनी राय अपने पास रखो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वो जवाब देती कि ऐन इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मुनीर ने कि ना तो उस निगाहों से इसे देखा और दरवाज़ा खोल दिया। दाजी आप यहाँ? वो जितना हैरान होता कम था। आज से पहले कभी दाजी यूं किसी के कमरे में नहीं आए थे। सामने से हटो, दाजी ने कड़कदार आवाज़ में कहा तो वो मकान के अंदाज में साइड पर हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। सर पर दुपट्टा लेती वो इनके आगे सर झुका गई। दादी ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। मुनीर अहमद यहाँ आओ। मुनीर भी इनके करीब ही आ खड़ा हुआ। कल रात तुम कहाँ गए थे? दादी की गैर मुतवक्का बात पर मुनीर ने बेसाख्ता मिधत को देखा। दादी एक काम से गया था, फिर जल्दी आ गया था। वो बहाना करता सफाई से झूठ बोल गया। क्या यही बात है मिधत? मुनीर ने मिधत को देखा। इसे यकीन था कि वो इसकी बात रख लेगी, और फिर मिधत के लब हिले और मुनीर को पत्थर कर गए। नाना जी, आज सुबह ही मैंने इन्हें कमरे में देखा है। इसे हरगिज़ मिधत से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो बेवकूफ़ थी या चालाक? मुनीर ने खा जाने वाली हमारी नज़रों से इसे देखा। आप बताओ मुनीर अहमद, क्या जवाब दोगे अपने घड़े जाने वाले झूठ का? दादी का लहजा पहले ज़्यादा सख्त था। दादी मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई आज सुबह ही आया हूँ। मिधत की निगाहें बेसाख्ता इसकी जानिब उठी। वो तो समझ रही थी कि वो अपने झूठ पर कायम रहेगा, लेकिन ये क्या? वो इसके झूठ को तस्लीम कर गया। आखिर क्यों? मुनीर का चेहरा स्लेट की मालिश स्पॉट और पथरीला था। मुनीर, अब जब तुम हमारे फैसले पर सर झुका ही चुके हो तो निभा भी करो। बेशक इस फैसले में तुम दोनों की ही रजामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन अब जो हो गया है इस पर मातम करने के बजाय नए सिरे से ज़िंदगी को जियो। समझ रहे हो ना तुम दोनों? जी दादी, मुनीर ने झुके सर के साथ कहा, और मिधत अपने मजाजी खुदा की बातों का प्रचार तीसरे फरीकीन से करना बेवकूफ़ी के ज़मरे में आता है। मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बेशक अभी तो मैंने पूछा था, लेकिन पहले से ऐसे लोग मिलेंगे जो कुरेद कर तुम्हारी ज़ाती में दखल अंदाजी करेंगे। मिधत को शदीद शर्मिंदगी ने अपने घेरे में ले लिया। वो वाकई गलती कर गई थी ये बात कहकर।
अल्लाह तुम दोनों में इत्तफाकी कायम फरमाए, आमीन। मुनीर के लब हिले थे, शायद दादी की बात इसको कायल कर गई। दादी के जाते ही मुनीर ने चुपती हुई निगाह से इसका सुर्ख चेहरा देखा और वार्डरोब की जानिब बढ़ गया, जबकि वो अपने आप को ज़मीन में गड़ा महसूस करने लगी। वो दोनों तैयार होकर लाउंज में आए तो सभी वहाँ पहले से मौजूद थे, अलबत्ता दादी अपने कमरे में चले गए थे। फूल नज़ारों, मस्त बहारों, गाते पंछियों, ये है भाई की दुल्हन, सब इनसे मिलो। रेहान उल्टी सीधी टांग अड़ा कर गाने की सरतान खींच कर गाने लगा। तभी पास बैठे मोइज़ ने इसे याद दिलाया कि इसका रोज़ा है, तो कानों को हाथ लगाता तौबा तौबा करने लगा। वो सबको सलाम करती हुई मायरा बेगम के पास जा बैठी। अरे अरे भाई, कहाँ की तैयारी है? वो मुनीर को लाउंज से निकलते देखा तो पूछने लगा। मिधत ने भी सर उठाकर देखा। एक काम से जा रहा हूँ, आता हूँ अभी, वो कहते हुए साथ ही एंट्रेंस अबूर कर गया। वलीमा रमज़ान के बाद ही रख लेते हैं, वैसे भी अब 2-3 दिन तो रह गए हैं ईद में। हाँ ये भी ठीक है अभी, बल्कि अच्छा फ़ैसला है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। मुदस्सिर की बात पर शाहिदा ने भी इत्तफाक किया। मिधत, क्या तुम खुश नहीं हो? वो दोनों कमरे में अकेली बैठी थी जब सुमैरा ने बेटी की खामोशी को महसूस करते हुए पूछा, अम्मी महज एक रात में कैसे अंदाज़ा हो सकता है? एक चावल से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि बिरयानी को दम सही लगा है या कसर बाकी है। सुमैरा की बात पर वो सर झटक कर रह गई। अगर आपको इस जुमले से तमानियत होगी तो हाँ, मैं खुश हूँ। दादी की बात अभी तक इसके जहन में थी। अब जब शादी हो गई है तो अफसरदगी का ढोंग रचाकर तमाशा बनवाने का क्या फ़ायदा, जब रहना ही साथ था। सुमैरा ने इसका मूड देखकर फिर कोई बात नहीं की। वो तरावी अदा करके कमरे में आया तो मिधत टीवी देखने में मगन थी, जबकि घर की तमाम खवातीन नमाज अदा कर रही थी। तुमने नमाज पढ़ ली है? ये इन दोनों की पहली नॉर्मल गुफ्तगू थी। मिधत ने चौंक कर सर उठाया। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा गई। मुनीर स्विच बोर्ड की जानिब आया और प्लग निकाल दिया। वो सवालिया अंदाज में इसकी हरकत को देखने लगे। नमाज ज़रूरी है, टीवी देखने के लिए सारी रात पड़ी है। मुनीर का लहजा सादा था, लेकिन मिधत को तहक्कुम भरा लगा। ये मेरा और अल्लाह का मामला है, आप इसमें मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। अगर ये इंसान और अल्लाह का ही मामला होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नमाज अदा करने की ताकीद ना करते, और ना ही वालिदैन को हुक्म देते कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो इसे नमाज सिखाओ, और जब बालिग हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। वो मुनीर की बात पर लाजवाब तो हुई थी, लेकिन टस से मस ना हुई। मिधत, नमाज और रोज़े के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही कोई बहस करूँगा। मिधत को सुबह वाली बहस असपर थी, इसलिए चुपचाप उठ गई। नमाज अदा करके उठी तो मुनीर मोबाइल में लगा हुआ था। एक बात पूछूं? सर उठाए बिना हंकारा भरा। एटीट्यूड तो देखो ज़रा, लंगूर के एक बात मान ली तो ज़्यादा ही फ्री हो रहा है। वो सोच को झटक कर कर्ब से गुलबुलाने वाला सवाल को ज़बान पर लाई। आपने नाना जान के सामने मेरे झूठ की तरदीद क्यों नहीं की? वो इसकी बात पर से बगौर देखने लगा। क्या अब भी तुम्हें ये बात पूछनी चाहिए, जबकि दादी तफसील से बता गए हैं? ये सब उनके ज़माने की बातें हैं। जैसा तुम्हारा रवैया होगा मेरी तरफ से रिएक्शन भी इतना ही मिलेगा। ये मत समझना कि तुम जो कहोगे वो डरपोक बीवी की तरह सुन लूँगी। एक सुनाओगे तो 4 सुन भी लोगे। वो सुबह की खोलन निकालते हुए बोली। मुनीर कंधे उचकाकर दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गया, जैसे इस सब से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पढ़ने वाला वो पैर पटक कर कमरे से निकल गई। मुनीर की निगाहों ने पीछा किया था इसके ओझल होने तक। रमज़ान के 28 रोज़े गुजरे तो 19वीं शब भी आन पहुंची। ईद का चांद दिखा तो एकदम हलचल मच गई। अरूज, राबिया और नजमा ने पहली फुर्सत में बाजार का चक्कर लगाया, जबकि मिधत मुनीर का इंतज़ार करने लगी जो तरावी पढ़ने गया हुआ था। चूँकि चांद खासी ताख़ीर से नज़र आया, इसलिए मस्जिदों में तरावीश पढ़ाना शुरू कर दी गई थी। 10 से 10:30 का वक्त हुआ तो वो चादर और पर्स लिए कमरे से निकल आई। इसका इरादा फ़ौरन जाने का था। थोड़ी ही देर में मुनीर भी लाउंज में आया। सिवाय मिधत के और कोई वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे मार्केट ले चलें, ईद का चांद नज़र आ गया है। मुनीर कमरे में जा रहा था जब इसकी बात पर रुका। मैं अभी थका हुआ आया हूँ, तुम किसी और के साथ चली जाओ। इसका जवाब सुने बगैर वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो जो कब से इसकी राह देख रही थी। मुनीर के इनकार पर गुस्से के साथ रोना भी आया। फिर 11 से 12 बज गए, लेकिन मिधत जो नजमा के कमरे में घुसी तो खाने की टेबल पर भी ना आई। सब पूछ कर थक गए, लेकिन मुनीर का एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता। जब तक वो खाना खाता रहा, दादी की सर्द निगाहें इसका हिसाब किए रखी। मायरा
مائرہ مدت سے کہو میں نے بلایا ہے۔ جی ابا جی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب شاپنگ کر کے پارلر پہنچی ہوئی تھی اور ریحان جو ان کے ساتھ ہی تھا اتنا عاجز آیا کہ انہیں چھوڑ چھاڑ اپنی شاپنگ کرنے نکل کھڑا ہوا۔ مدت کیا بات ہے، تم کھانے کے ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو منیر پر طیش آیا۔ کچھ نہیں نانا جان، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نانا جان اس کے جواب سے غیر مطمئن ہوئے۔ تم نے بازار نہیں جانا؟ وہ تینوں تو کب کی چلی گئی؟ مدت کو منیر کا جواب یاد آیا تو ڈھیر سارا رونا آیا۔ نہیں نانا جان، منیر تھکے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کپڑے ہیں ابھی میرے پاس۔ نانا جان جو مسلسل اس کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے، لمحے میں ساری بات سمجھ گئے تھے۔ یہ تینوں مارکیٹ سے لدی پھدی آئی، چمکتے لشکارے مارتے چہروں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بیوٹی پارلر کا کمال ہے۔ ہاتھوں میں بھر کر مہندی لگوائی ہوئی تھی اور اب سب اپنی ایک چیز مدت کو دکھانے لگی۔ آپ ہمیں کال کر دیتی، ہم ریحان کو بھیج دیتے لینے۔ عروس کو اس کے نہ جانے پر افسوس ہوا۔ انہوں نے تو کہا تھا، لیکن مدت نے کہہ دیا کہ منیر کے ساتھ جائے گی۔ آپ رکھ لو آپ پر اچھا لگے گا یہ سوٹ۔ وہ لون کا برانڈڈ سوٹ دیکھ رہی تھی۔ نجمہ نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ چلو اٹھو، مارکیٹ جانا ہے۔ منیر نے براہ راست مدت سے کہا، لہجہ سخت تھا۔ مدت چونکی تھی لیکن اظہار نہیں کیا۔ نہیں، اب نہیں جانا مجھے۔ وہ اٹھ کر اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ کیا کہا ہے تم نے کہ میں عید کی شاپنگ نہیں کروا رہا؟ ہاں بالکل ایسا ہی کہا ہے میں نے، وہ شان بے نیازی سے بولی۔ یہ جو تم دھاچی کی شے پر اتنا اکڑ رہی ہو، یاد رکھو تمہاری لگامیں کھینچنے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ وہ شعلہ جوالہ بنا دیوار کی مانند اس کے راستہ روکے ہوئے تھا۔ منیر احمد، یہ بھڑکیں اپنے پاس رکھو۔ میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ بہت جلد ان گیدڑ بھبکیوں سے پناہ مانگو گی مدت منیر، وہ منی خیری سے کہتا اسے ٹھٹکا گیا اور قریب سے قریب تر ہوا، اتنا کہ ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا دونوں کے بیچ۔ وہ تو اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ منیر جو لیے دے انداز میں رہتا تھا، آج کیا ہوا تھا اسے؟ دور رہ کر بات کرو، وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ اگر تم تیار نہیں ہوئی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اگر اتنی ہی اکڑ دکھانی تھی تو داجی کے سامنے ٹیسوے کیوں بہائے تھے؟ میں نے نانا جان سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے پوچھا تو بتا دیا۔ صفائی میں بول کر فاصلہ قائم کر گئی۔ اپنی صفائی اپنے پاس رکھو۔ میں تو تمہیں میچور سمجھتا تھا، لیکن یہ بچکانہ حرکتیں کر کے تم نے ثابت کر دیا کہ تم ابھی بھی امیچور ہی ہو۔ وہ اس کا بازو دبوچے خاصے غصے سے بولا۔ منیر احمد، تم میری توہین نہیں کر سکتے اور نہیں جانا کہیں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی بات پر بھڑک اٹھی اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ میری بلا سے، لیکن اگر کسی کے دوسرے فرد نے آ کر میری ذمہ داری یاد کروائی تو تم اپنی خیر منانا۔ تو موقع ہی کیوں دیتے ہو کسی دوسرے کو بات کرنے کا؟ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھاؤ گے تو کوئی کچھ کیوں کہے گا بھلے؟ دوبدو ہو کر گویا اس نے اس کی کوتاہی یاد دلائی جو وہ اول دن سے برت رہا تھا۔ ذمہ داری تو اور بھی کچھ ہے، کہو تو وہ بھی پوری کر دوں۔ منیر کا لہجہ یکدم بدل گیا، آنکھوں میں مخصوص قسم کی چمک مدت کو بھڑکا گئی۔ منہ بند رکھو، تم مردوں کو اس کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ مدت کی بات پر منیر بونچکا سا اسے دیکھے گیا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ او ہیلو میڈم، تم نے سمجھا کیا ہے مجھے؟ ہاں ذرا وضاحت کرو گی؟ منیر کی آنکھوں میں ایک دم اجنبیت در آئی۔ جو تم سمجھا رہے ہو وہی سمجھ رہی ہوں، اور ذرا مجھ سے فاصلے پر رہ کر بات کرو۔ نفرت کا اظہار کرنا ہے تو ایمانداری کے ساتھ کرو۔ مدت نے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بے خوفی سے کہا، تم اپنے آپ کو کوئی حور پری سمجھ رہی ہو تو یہ سراسر تمہاری ذہن کا فطور ہے مدت۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ رتی برابر بھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا گویا اس کی حیثیت گرانتا ہوا بولا۔ سب کی اور ذلت کا احساس شدت سے ہوا تھا، یعنی وہ جو شادی سے پہلے اس کا موقف تھا وہی شادی کے بعد ایک انچ کا بھی فرق نہیں محسوس ہوا۔ کیا وہ اتنی ہی ارزاں تھی اس کی نظر میں؟ رخ موڑ کر آنسوں کی نمی کو اندر اتارا، وہ اس شخص کے آگے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ منیر اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر چلا گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس کے برعکس منیر لمبی تان کر پرسکون نیند سویا تھا۔ مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے گئے تو مائرہ بیگم نے اسے عید کے موقع پر کھیر بنانے کو کہا۔ وہ بھی تیار ہو کر خوشی کچن میں چلی آئی۔ اب ایک فرد کے لیے سب سے تو خفا نہیں ہو سکتی تھی۔ مامی میٹھا چیک کر لیں، صحیح ہے نا؟
पास खड़ी मायरा बेगम से कहा और साथ भिगोने में चमचा चलाने लगी। हाँ करती हूँ, तुम ऐसा करो कि ये बादाम पिस्ते काट लो, बाकी मैं देख लूँगी। मायरा बेगम इसके हाथ से कफकीर लेते हुए बोली तो वो दूसरी साइड पर हो गई। अरे वाह, आज तो किचन में खूब रौनकें लगी हुई हैं, क्या बात है भाई। अरूज जो मीठे की हद दर्जा शौकीन थी, खुशबू सूंघती हुई वहीं आ पहुंची। मायरा बेगम ने मुस्कुरा कर इसे देखा। ईद मुबारक बोथ ऑफ यू, वो चौखट पर खड़े हौंक लगाती बोली। खैर मुबारक, अरूज बहुत प्यारी लग रही हो इन कपड़ों में। मिदत ने इसकी रॉयल ब्लू मैक्सी में खिलती हुई रंगत देखकर कहा। ये रंग इस पर जच भी रहा था। आप भी अच्छी लग रही हैं, बस एक कमी है। अरूज की बात पर मिदत ने सवालिया निगाहों से देखा। आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई ना, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप नई नवेली भाभी हैं हमारी। अरूज के कहने पर इसे रात का वाकया अजबर हुआ। अरे हाँ, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मिदत, कल तुम गई नहीं मुनीर के साथ? जी वो मैं, हाँ गई तो थी, लेकिन पार्लर में रश इतना था कि तिल धरने की जगह नहीं थी, इसलिए वापस आ गई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ऐसे मौक़ों पर वाकई बहुत रश होती है। और इन दिनों तो मुनीर भी एहतियात ही बरतता है बाजार आने जाने से, इसे सख्त किस्म की कोफत होती है। खैर अब तुम आ गई हो तो सब करने लगेगा, मिदत बेगम ने मोहब्बत से कहा तो वो बेदिली से मुस्कुरा दी। कर ही ना ले, सब मीसना है पूरा, इसे तो हुक्म चलाना आता है। मन ही मन में सोचती कटे हुए बादाम पिस्तों से खीर को गार्निश करने लगी। ये क्या भाई, सिर्फ 300? आप हर बार बस इसी पर टरखा देते हैं। राबिया ने खफकी से मुनीर को देखा। अरे यार, अब तो कंजूसी छोड़ दे, अब तो शादीशुदा हो गया है, हाथ को खुला रखने की आदत बना। दादी ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, जिस पर ज़बरदस्त कहका पड़ा। दादी, 300 भी बहुत होते हैं, वो मुंह बनाकर बोलता। 500 का नोट वॉलेट से निकाल कर राबिया के हाथ में रखा। याहू, राबिया खुशी से नारा लगाती हुई बोली। फिर अरूज, नजमा और तकरीबन सभी छोटों को ईदी दी। भाभी, आपकी ईदी तो हम सब से ज़्यादा ही होगी, आखिर को निस्फ बेहतर हैं आप भाई की। ब्राउन खद्दड़ के कमीज शलवार में बलबूस मुनीर की निगाहें मिदत की जानिब उठी, जो अभी भी किचन से निकली थी। हाथ में खीर का बाउल थामा हुआ था। मिदत की जख्मी निगाहें मुनीर को अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई, जिसने ईदी देना तो दरकिनार मुबारकबाद भी नहीं दी थी। क्यों मिदत भाभी, रेहान सही कह रहा है ना भाई, आपके मामले में तो कंजूसी से काम नहीं ले रहे ना। मुनीर ने घूर कर रेहान को देखा, जबकि राबिया के सवाल पर वो सटपटाकर दादी को देखने लगी। चलो भाई शुरू करो, आज बच्ची ने मोहब्बत से पहली दफ़ा कोई डिश बनाई है, बातें तो चलती रहेंगी। मायरा बेगम ने मुदाखलत पर मिदत ने सुकून का सांस लिया। मुनीर की निगाहें मिदत के सरापे में उलझी हुई सोचों के ताने बाने बुनने लगी। भाभी, रात को हम सब रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप भी साथ ही चलिएगा। मुइज़ ने रात का प्लान बनाया तो एक बार भी सब खुश हो उठे। हाँ अच्छा है मुनीर, तुम भी साथ ही चले जाना बच्चों के, मायरा बेगम ने कहा तो मुनीर ने हामी भर ली, जबकि इसका अपना प्लान बना हुआ था दोस्तों के साथ। गीले बालों को आगे किए ब्रश से सुलझा रही थी, तभी दरवाज़ा खोलकर मुनीर कमरे में आया। एक नज़र इसे आईने में देखा और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। सफ़ेद कुर्ती जिस पर गोल्डन काम था ज़ेबतन किए, वो नाजुक अंदाम छोटी सी लगी। मुनीर ने वॉलेट में से कई हजार के नीले नोट निकाले और मिदत के हाथ थाम कर इसकी हथेली पर रखे। मिदत नासमझी से इसे देखने लगी। रख लो, बाहर जा रही हो, ज़रूरत पड़ सकती है, मुनीर ने इसकी सवालिया निगाहों के जवाब में कहा। गोया याद आ ही गया तुम्हें, वो सोचती हुई मुट्ठी दबा गई। थोड़ा झुककर वो इसके कान में सरगोशी करने लगा। प्यारी लग रही हो। हैरान कुन निगाहें उठी। क्या ही बात है जो इस तरह खामोशी से मेरी हर बात मानो। मुनीर का लहजा शरारत पर मुबनी इसके कान की लूप पर कुछ रिंगता हुआ महसूस हुआ, जबकि मुनीर छपाक से वॉशरूम में घुस गया। बदतमीज़, अचट, गवार, जाहिल। वो इसकी आखिरी बात पर गुस्से से पेचोथाप खाती जोर से बोली, सेम टू यू। वो थोड़ी सी गर्दन निकाल कर बोला। मिदत ने हाथ में पकड़ा ब्रश इसकी जानिब उछाला, लेकिन वो जो दरवाज़ा बंद कर चुका था बचत हो गई। वो अपनी लोग को मसलते हुए जल्दी बाल बनाने लगी। ईद का पहला दिन था। सारा रेस्टोरेंट खचाखच भरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें कोई टेबल मिली, वो भी हॉल के कोने पर। इसी को गनीमत जानकर वो लोग आ बैठे। हाँ भाई, जल्दी अपने ऑर्डर लिखवाओ और फिर
दूसरी जगह चलते हैं। मुनीर के कहने पर सब ने ही इत्तेफाक किया। ज़्यादा लोगों की मौजूदगी के बायस काफ़ी शोरगुल मचा हुआ था। भाई, आपकी और भाभी की पहली ईद है, इसलिए आप भाभी को ज़बरदस्त प्रपोज़ करेंगे, वो भी यहाँ। यह अनोखा आइडिया और किसी का नहीं, रेहान का था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तमाशा बनवाओगे मेरा? खामोशी से खाना खाओ और चलने को की करो। मुनीर ने सख्त लहजे में टोका। तुम वो मुंह बनाकर रह गया। 1.5 घंटे में वो लोग वहाँ से निकले। गर्मी की रातों में ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। मुइज़, ये लो गाड़ी की चाबी, और इन सबको आइसक्रीम खिलाकर घर ले जाओ। और आप कैसे आएंगे? मुइज़ ने की चेन लेते हुए कहा। हम कैब करवा कर आ जाएंगे। चलो मिदत। वो मुइज़ को जवाब देकर मिदत से बोला, मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, इन लोगों के साथ घर जाऊंगी। मिदत इनकार करके गाड़ी में बैठने लगी। तभी मुनीर ने बरवक्त इसका हाथ पकड़कर रोका। ओए होए, रेहान ने मनी खईज से कहा तो लड़कियों ने मारे खुशी की तालियां पीट ली। आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर ये देखने लगे। मुनीर ने इसको अपने साथ लगाकर वहाँ से वॉकआउट करता हुआ गया। तुम मेरे साथ जाने से डर रही थी ना? मुनीर ने इसका हाथ पकड़कर कहा। वो दोनों सामने बने बड़े से ग्रीन वैली में दाखिल हुए। डरूंगी? और तुमसे? कोई तुक्की बात करो मुनीर अहमद। अच्छा, यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। मुनीर एकदम इसके सामने आकर बोला। मुनीर, तुम भूल रहे हो अपनी ही बातें। याद है मुझे सब, लेकिन अगर इन्हीं बातों को तुम सामने रखोगी तो हम कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। तो अब क्या चाहते हो तुम? मिदत ने सीने पर बाजू बांध कर बराह रास्त पूछा। तुम्हारा साथ? मिदत, जो पूरे एतमाद के साथ खड़ी थी, यूं अचानक मुनीर की नरम और मीठे लहजे पर गड़बड़ा गई। बोलो मिदत, क्या तुम इन सब बातों को भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती हो? मिदत ने इस पर भरपूर निगाह डाली। ब्लैक पैंट शर्ट में साफ रंगत महसूस स्टाइल में बने बाल, वो वजीहा और पुरकशिश लग रहा था। मैं तो उसी रात से ही सब भूलकर ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही बात को बढ़ाया चढ़ाया। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था तुम इसी तरह ज़िद्दी अक्खड़ मिजाज की हो जिस तरह पहले थी, जबकि शरीके हयात को लेकर मेरा इंतखाब कुछ और था। मुनीर ने बगैर लगे लिपटी रखे कहा। क्या इंतखाब था तुम्हारा? वो दोनों चलकर वाटर पूल की जानिब आ गए। यहाँ भी सयाहों का खासा रश लगा हुआ था। मेरी नज़र में वो औरत एहतराम की हामिल है जो सॉफ्ट स्पोकन हो, लड़े भी झगड़े भी, लेकिन इस तरह के सुनने वाले को लगे कि वो बात कर रही है। मेरी ख्वाहिश खूबसूरती कभी नहीं रही। मतलब वो ऐसे लड़े कि जैसे बात करी हो। वाह जी, लड़के और उनके थॉट्स। मिदत दम सादे इसकी बात सुन रही थी। मेरी हमराही में रहोगी तो सीख जाओगी जाने मुनीर। वो इसका हाथ थामकर ठंडी घास पर बैठ गया। मिदत इसके तर्ज मुखातिब पर पजल सी हुई और इर्द गिर्द देखने लगी। मुनीर ने जेब में से छोटी मखमली केस निकाला, गोल्ड का नाजुक ब्रेसलेट इसकी मरमरी कलाई में पहनाया। अपनी तमाम तर बदतमीज़ी और मिसबिहेवियर की मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम भी मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लोगी। ईद मुबारक जाने अजीज़। मिदत ने शर्मा कर सर झुकाया तो मुनीर की हंसी बेसख्ता थी। आज तो आसमानों पर चमकते सितारे भी अजीब मंजर दिखला रहे थे। मैंने साड़ा पड़ा है क्या? मतलब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं छोड़ गई क्योंकि ख़त्म हो गया है। मतलब इतना छोटा सा था ये, मतलब सच में छोटा सा था। ठीक है, इस वजह से ये भी सबक मिलता है कि कभी भी आपको पेरेंट्स के फैसले पे राज़ी हो जाना चाहिए। हो सकता है आप जो आपको लग रहा हो वो ना हो। और ये बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा था। ठीक है, आप लोग बताइए कैसा लगा। मुझे तो बस स्टोरी बहुत छोटी सी लगी, लेकिन चलो खैर है, एक छोटी सी फनिंग थी थोड़ी स्टोरी, मतलब थोड़ी छोटी सी स्टोरी थी। लेकिन चलो आप बताइएगा कैसा लगा। होप सब लोग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और दोबारा आप लोग को ईद मुबारक। और जी बिल्कुल, मुझे याद है कि जिन्होंने मुझे कहा हुआ है वो दूसरा नावल, बस में वो थोड़ा सा रह गया। बस आज ही मैं इसको शायद रिकॉर्ड करूँ और कल मैं उसको पोस्ट कर दूँ। डिपेंड्स के मेरे पास टाइम मिलता है क्योंकि ईद है, ईद पे मेहमान बहुत होते हैं ऊपर से। उफ़ अल्लाह, अभी मैं इतनी मुश्किलों से ना, आप लोग सोच नहीं सकते। मैं अभी एक रूम है, ठीक है, जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाहर घर में हमारे मेहमान है, ठीक है। उस रूम का मैंने शीशा बंद किया हुआ है, पंखा बंद किया हुआ है, दरवाज़ा बंद किया हुआ है। वो रूम बिल्कुल रूम को मैंने बिल्कुल बंद किया कि कहीं से आवाज़ ना आए और मेरा नॉवल में रिकॉर्ड कर लूँ।
इतना मेरे पास मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और मिलती हूँ आपसे किसी और नावल के लिए। मैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और ईद मुबारक।